जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने हिस्ट्री में आपको 2-3 सेशन में कुछ बातें बताई थी, कुछ चीज़ें सिखा दी थी उसमें। अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम नए चीज़ों की ओर चलते हैं। लास्ट जहाँ तक मुझे याद है हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मेरे दोस्तों हिस्ट्री में चल रहा था वैदिक सभ्यता। हिस्ट्री में क्या चल रहा था? वैदिक सभ्यता चल रहा था, वैदिक सिविलाइजेशन चल रहा था। और वैदिक सिविलाइजेशन जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि वेदों की संख्या कितनी थी। अगर मैं आप लोगों से ये बात पूछूं वेदों की संख्या, ठीक है, तो आपने कहा था वेदों की संख्या 4 थी। कौन कौन से वेद थे? तो आपने लिखवाए थे मुझे कि कौन कौन से वेद थे। सबसे पहला था ऋग्वेद। कौन सा था? ऋग्वेद। दूसरे नंबर पर आपने बताया मुझे सामवेद। थर्ड आपने बताया मुझे अथर्ववेद। और फोर्थ बताया आप लोगों ने मुझे यजुर्वेद। ठीक है, कौन सा बताया? यजुर्वेद। ये 4 वेद थे। अब देखो ऑर्डर पे बिल्कुल मत जाना कि ऑर्डर क्या है, आपने या लास्ट टाइम कुछ और लिखे थे ऑर्डर और अब कुछ और है। ऑर्डर यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, आप बस इतनी बात याद रखिए कि ये 4 वेद थे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे ऋग्वेद के बारे में, क्या है ऋग्वेद और क्या नहीं है। उससे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि एक्चुअल में जो ये वेद होते हैं, वेद क्या होते हैं। तो पहले यही बात समझते हैं। अगर हमसे ये बात पूछी जाए वेद क्या है, वेद क्या है, तो आप बताएंगे वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो वेद का मतलब है ज्ञान। अब जब वेद का मतलब आपने ज्ञान समझ लिया तो ऋग्वेद का मतलब क्या होगा भाई? ऋग्वेद का मतलब ये है कि ऐसा ज्ञान जो मंत्र, रचना या श्लोकों से बंधा हो, या श्लोकों से बंधा हो। ठीक है, उम्मीद है देखो ये बात बिल्कुल ध्यान समझना आना चाहिए। ऋग्वेद का मीनिंग क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। ऋग्वेद का मतलब होता है कि ऐसा ज्ञान जो वेद, श्लोक या रचनाओं से, मंत्रों से बंधा हो, उसको आप ऋग्वेद कहते हैं। तो कई बार इस बात को इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है, ऋग्वेद क्या है। तो ऋग्वेद जो है वो मंत्रों या रचनाओं या श्लोकों का संग्रह है, श्लोकों का संग्रह है। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिम्स, रचनाओं का, मंत्रों का, श्लोकों का जो कलेक्शन है उसी को ऋग्वेद कहते हैं। फिर मेन बात ये आई कि जो व्यक्ति इनको स्टडी करता है, जो व्यक्ति इनको पढ़ता है, ठीक है, इनको पढ़ने वाला जो व्यक्ति इनको पढ़ता है उसे क्या कहा जाता है? अर्थात जब ये ऋग्वेद में मिलते हैं तो इसका मतलब ऋग्वेद भी होता है। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को या ऋग्वेद का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले व्यक्ति को, या इन ऋग्वेद में जिन मंत्रों, रचनाओं या श्लोकों का वर्णन मिलता है उनको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है होत्र। क्या कहा जाता है? होत्र या हाता। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? होत्र या हाता कहा जाता है। चलिए दूसरी बात अगर हम अब ये करते हैं ऋग्वेद में, अब देखो वन लाइनर टाइप से कुछ चीज़ें समझनी है ताकि बातें अच्छे से क्लियर हो जाए। वन लाइनर टाइप से अगर चीज़ों को समझे क्या क्या है ऋग्वेद में, ऋग्वेद के जो है, ऋग्वेद का अगर मैं विभाजन करूँ, उसको डिस्क्राइब किया जाए, उसको विभाजित, या हाँ ऐसे लिख लो, उसको विभाजित कितने में क्या गया है? 10 मंडलों में, 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, उसमें 1028 जो है वो सूक्तियाँ हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं, और 10,000 प्लस 10,000 प्लस उसमें श्लोक देखने को मिलते हैं। ये ऋग्वेद में है। अब ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, क्या ये जैसे मान लो आज हम अपनी इस आज के ज़माने में हम क्या देखते हैं, जो बुक्स हैं, आज के ज़माने में जो हमारी बुक्स हैं, उन बुक्स में हम ये देख पाते हैं कि किसी एक बुक को, मान लो कोई बुक है, मान लो राकेश यादव सर की एक बुक है,
राकेश यादव सर की बुक को राकेश यादव सर ने लिखा है, तो हम ये कह देते हैं कि ये बुक उनके व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है। अब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं, क्या ये 10 के 10 मंडल एक ही व्यक्ति ने लिखे हैं? क्या किनको एक से ज़्यादा व्यक्तियों ने लिखा है? तो आप ये बताएंगे कि इसमें ऋग्वेद में इसको बहुत ऋषियों ने लिखा है, ठीक है, इसको बहुत ऋषियों ने लिखा है, इसको बहुत ऋषियों द्वारा लिखा गया है, इसको बहुत ऋषियों द्वारा लिखा गया है, ये भी बात याद रखेंगे। अब बहुत ऋषियों द्वारा लिखा गया है तो इसमें एक ऋषि का वर्णन नहीं मिलेगा। मैं अब आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा कि कितने ऋषियों द्वारा लिखा गया और कितने कितने का वर्णन मिलता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलने के बाद अगर हम ये देखें कि ऋग्वेद के अंदर इसमें वर्ड मैं ऋग्वेद के लिए यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखना है बात। इसमें सबसे प्राचीन, इसमें जो सबसे प्राचीन मंडल है, सबसे प्राचीन मंडलों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है परिवार मंडल। जो सबसे प्राचीन मंडल है उनको परिवार मंडल या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। जो सबसे प्राचीन मंडल है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं परिवार मंडल या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। बताइए इतनी बात समझ गए क्या? अगर इतनी बात समझ पा रहे हैं तो हमें ये बात भी देखनी होगी कि ये परिवार मंडल में कौन कौन से मंडल आते हैं और साथ ही साथ वंश मंडल में कौन से आते हैं, एक ही बात है। तो इसमें परिवार मंडल के अंदर 2 से लेकर 7 मंडल, ठीक है, आते हैं। तो किन मंडलों को, अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए, किन मंडलों को परिवार मंडल या क्या कहते हैं वंश मंडल कहा जाता है, तो 2 से लेकर 7 तक के मंडलों को परिवार मंडल या क्या कहते हैं हम वंश मंडल कहते हैं। ये भी बात समझ गए आप लोग। अच्छा, इस बात को बोलने का तरीका कौन सा हो सकता है? और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, वो आपसे ये भी कह सकता है कि ऋग्वेद के अंदर सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं। तो ऋग्वेद के अंदर सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं? तो ऋग्वेद के अंदर सबसे प्राचीन मंडल 2 से लेकर 7 तक आते हैं। चलिए, अगर ऋग्वेद के अंदर 2 से लेकर 7 तक सबसे प्राचीन मंडल आते हैं तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और बातों को और समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या है कि ऋग्वेद में, मैं इधर लिखता हूँ बातों को थोड़ा सा समझना कि ऋग्वेद में क्या क्या है और बातें। तो आप यहाँ ये बात समझेंगे कि जो फर्स्ट एंड जो 10th नंबर का मंडल है उसे बाद में जोड़ा गया। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद के अंदर कौन से मंडल को पहले और कौन से मंडल को बाद में जोड़ा गया। तो आप लोग ये याद रखेंगे बात कि ऋग्वेद के अंदर जो मंडल कौन सा है, पहला है, और जो 10वां मंडल है इसको सबसे बाद में जोड़ा गया। बताइए इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं क्या? अगर इतनी बात समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है यार। थोड़ा सा आगे और बढ़े। अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो अब मंडलों के बारे में बात कर लेते हैं। जो तीसरे नंबर का मंडल है, जो 3rd मंडल है, इस 3rd मंडल को लिखने वाले का नाम है विश्वामित्र। 3rd मंडल को किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है। तो अगर आपसे कभी ये बात पूछ ली जाए कि 3rd मंडल को किसने लिखा है, तो विश्वामित्र ने लिखा है। चलिए ये भी बात समझ गए हम। अब इसी 3rd मंडल के अंदर किसका? गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, ठीक है, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। अब ध्यान से समझना ये बात। कई बार इस बात को कैसे पूछा गया एग्जाम के अंदर, कई बार इस तरीके से पूछा गया कि गायत्री मंत्र किसने लिखा है, तो आंसर देंगे गायत्री मंत्र किस में है? 3rd मंडल में। 3rd मंडल को किसने लिखा है? विश्वामित्र ने। तो भाई दोस्तों, गायत्री मंत्र को लिखने वाला भी कौन है? गायत्री मंत्र को? तो इसका आंसर भी आप विश्वामित्र ही लगाएंगे। इसका आंसर भी क्या लगाएंगे? विश्वामित्र लगाएंगे। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ जी। चलिए अब देखते हैं जो 8वां मंडल है। 8वां मंडल, इसके अंदर क्या मिलता है? वरुण देवता का वर्णन। इसमें 8वें मंडल में कौन से मिलता है? वरुण देवता। देखो ये सीधी सी बात पूछ ली जाती है कभी कभी एग्जाम में
कि वरुण देवता का एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन जो है कौन से मंडल से संबंधित है, सीधी बात पूछ जाती है, इसलिए मैं आप लोगों को ये इस तरीके से लिखवा रहा हूँ। 9th वाले नंबर में मंडल में क्या है, तो 9th में मिलता है सोम देवता का मंडल, सोम देवता का एक्सप्लेनेशन, सोम देवता। यहाँ पर सोम देवता को वनस्पति देवता कहा गया है, वनस्पति देवता। तो याद रखेंगे, अगर वो सोम देवता ने कहकर ये भी कह देना कि वनस्पति देवता का वर्णन कौन से मंडल में मिलता है, तब आंसर क्या देंगे, 9वें मंडल के बारे में बात करेंगे। चलिए इधर की बात को जरा रफ कर दे, अगर हम आगे देखिए बात क्या है क्या नहीं, समझते हैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के साथ बातों को। इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझते हैं भाई बातों को, क्या था और क्या एक्सप्लेनेशन हमें मिलती है। थोड़ी सी बात और समझिए, अगर मंडलों के बारे में हमने बात की तो मंडलों के बारे में हमने 3 मंडलों में समझ लिया, ठीक है। अब जो 7वां मंडल है, जो 7वां मंडल है, इस 7वें मंडल में आर्यों का वर्णन मिलता है, ठीक है। आर्यों का वर्णन, आर्य का वर्णन मिलता है कि आर्य कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए। वैसे मैंने इन आर्यों के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि आर्य जो है ये मध्य एशिया से आए हैं, मध्य एशिया से। ये बात किसने कही है, ये बात कही थी मैक्स मुलर ने, मैक्स मुलर, ठीक है। मैक्स मुलर का कहना था ये कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए हैं, ये भी बात हो गई। दूसरी बात, आगे चलते हैं थोड़ा सा और चलने के बाद इतिहास के सबसे पहले जो युद्ध है, जो बैटल है, उसका वर्णन भी, इतिहास के सबसे पहले जो युद्ध है उसका वर्णन भी यहाँ मिलता है। कौन सा था वो था, उसे नाम दिया गया था, कुछ जगह तो लिखा गया है 10 राज युद्ध, ठीक है, 10 राज युद्ध। इसमें किस किस के बीच था ये था राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में था ये, 10 राजाओं के बीच। इसमें जीत किसकी होती है, तो आप बताएंगे जीत होती है इसमें राजा सुदास की। जीत किसकी हुई इसमें, राजा सुदास की। ये बात पूछी जाती है। दूसरी बात यहाँ से ये भी आती है कि जो ये युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था, तो किनारे, नदी कौन सी थी, नदी थी पुरुषनी। कौन सी थी ये, पुरुषनी या रावी नदी, ठीक है, पुरुषनी या रावी नदी थी जिसके किनारे ये बैटल हुई थी। उम्मीद है ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब मेरे दोस्तों हम चलते हैं इस बात को लेकर कि ऋग्वेद के अंदर सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, उनकी पवित्र रिवर कौन सी है। तो ये बात थोड़ी ध्यान से समझेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऋग्वेदिक काल में प्रमुख नदी कौन सी है, मतलब उनके लिए इम्पोर्टेंट कौन सी है। इम्पोर्टेंट कहने का मतलब कि उनका व्यवसाय चल रहा है, उससे उनका कल्चर चल रहा है, उनका रहन खान पीन सब उसी रिवर से चल रहा है, ठीक है। तो ये रिवर कौन सी थी, ये रिवर थी सिंधु रिवर। ये कौन सी थी, सिंधु रिवर। देखो आपने अगर बात समझी है और ध्यान से बात याद है तो याद हो, आपने एक मूवी देखी थी जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो, उसमें आया था, उसमें सिंधु रिवर से वो सोना निकालते थे और उसे यूज़ करते थे अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में यूज़ करते थे। उसी तरीके से इस काल में भी ये माना गया है कि इनकी प्रमुख रिवर सिंधु नदी है। लेकिन इनकी अगर ये बात पूछी जाए कि होली रिवर कौन सी है, पवित्र नदी कौन सी है, तो पवित्र नदी ये नहीं है, पवित्र नदी है सरस्वती। पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती नदी को इनकी पवित्र नदी माना गया है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि इनकी प्रमुख फसल कौन सी है, कौन सी प्रमुख फसल थी इनकी, तो प्रमुख फसल में आता है इनकी जौ और गेहूँ। जौ और गेहूँ जो है इनकी प्रमुख फसल में आते हैं कि ये प्रमुख फसल है इनकी। देखिए, प्रमुख नदी, पवित्र नदी, प्रमुख फसल, ये बात हो गई। दूसरा, यहाँ हम एक बात और ये भी देखेंगे कि समाज कैसा है, ऋग्वेदिक काल में समाज कैसा है। तो समाज आप बताएंगे ये है पितृसत्तात्मक। समाज कैसा है,
पितृसत्तात्मक। अर्थात इस बात का मीनिंग क्या है? इस बात का मीनिंग ये है कि जो परिवार है, परिवार का मुखिया, परिवार का मुखिया कैसा, कौन है? परिवार का मुखिया जो है वो पुरुष है। ठीक है, परिवार का मुखिया कौन है? पुरुष, जिसमें कि वो पिता हो सकता है, वो पिता हो सकता है, पिता हो सकता है, वो पति हो सकता है, ये एक्सेट्रा बातें आ सकती है इसमें। मतलब जो परिवार में सबसे बड़ा है वो इस परिवार का सबसे पितृसत्तात्मक यानी कि वो प्रमुख माना गया। जैसे आज राशन कार्ड वगैरह है, उसमें हम देखते हैं कि परिवार का मुखिया कौन है। परिवार के मुखिया में पिता का या दादा का या जिसके नाम से राशन कार्ड बना हुआ उसके नाम से आता है। धीरे धीरे भारत सरकार अब इस बात को मात्र सत्तात्मक में बदलने की कोशिश कर रही है। क्या कर रही है? उसमें वो राशन कार्ड जो है वो होल्डर किसके नाम दे रही है? महिलाओं के नाम होल्डर कर रही है उसको। तो जो भी राशन मिलेगा वो महिलाओं के नाम से मिलेगा, फिर वो पुरुषों के नाम से नहीं मिलेगा। ये वाली बात इसमें कन्वर्ट हो रही है। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं भाई दोस्तों मेरे आगे। अगर थोड़ा सा और बढ़े हम बातों को लेकर तो हमें बात समझ में आएगी। अब हमने ये बात देख ली कैसे कैसे है बातें, कहाँ कहाँ क्या है। चलो भाई नोट करते रहना साथ साथ बात को, ठीक है? नोट करते रहेंगे, बात बिल्कुल चल जाएगी बड़े अच्छे तरीके से। ये हो गई बात, हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के अंदर कुछ नदियाँ ऐसी जिनका पुराना नाम क्या था और नया नाम आज उनका क्या है। ठीक, तो यहाँ अब हम देखने वाले हैं कि ऋग्वैदिक काल की पुरानी नदियों के वर्तमान नाम। ऋग्वैदिक काल की पुरानी और नदियों के वर्तमान नाम क्या है? तो इस तरफ तो लिख रहा हूँ मैं पुराना नाम, और आप इस तरफ देखेंगे उसका वर्तमान या क्या लीजिए नया नाम, वर्तमान ही लिख लीजिए। वर्तमान नाम क्या है उसका? वर्तमान में सबसे पहले लिख लेते हैं हम पुरुषनी। सबसे पहले क्या लिखते हैं? पुरुषनी। पुरुषनी का वर्तमान नाम है रावी। जो पुरुषनी रिवर है उसका वर्तमान नाम क्या है? रावी है। चलिए, एक है वितस्ता, ठीक है, इसका नया नाम क्या है? झेलम। एक है कुंभा, इसका नया नाम क्या है? काबुल। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। पुरुषनी ये हो गई। एक है इसमें लिख लीजिए आप झेलम, पुरुषनी, सदानीरा, और सदानीरा का जो नाम है वो है गंडक। ये नाम आप लोगों को याद रखनी है। किसके लिए? पुरानी नाम उनके क्या है और नए नाम उनके क्या है, ये हो जाएंगे नदियों के नाम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगले अध्याय में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगले अध्याय के लिए नमस्कार।